CH11 आशिक कह दो तो अच्छा है। निखिल के ये सब बोलने पर रिया शर्मा जाती है और चुप हो जाती है। रिया को चुप देखकर निखिल कहता है अच्छा ठीक है तब मैं चलता हूँ बाय रिया। रिया कहती है बाय निखिल अपना ख्याल रखना। निखिल कहता है हाँ ठीक है बाय। उसके बाद निखिल यामिनी के भेजे हुए पते पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद देखता है कि यानी उसका वेट कर रही थी। उसको वेट करता देख निखिल उसके पास जाते हुए कहता है कि सॉरी मुझे आने में लेट हो गया इस पर। यामिनी कहती है 15 से 30 मिनट लेट हुआ है तेरा। इट्स ओके कोई नहीं दोस्त है तू मेरा इसलिए माफ कर रहे हैं और कर भी क्या सकते हैं हम इसके अलावा। निखिल कहता है कि मैं जानता हूं तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और तुम मुझे समझने की भी कोशिश करोगी यह मैं अच्छे से जानता हूं। पर क्या बताऊं जब मैं रिया के साथ रहता हूं ना वक्त का पता नहीं चलता है। या यूं कहूं कि वक्त कैसे बीत जाता है इसका मुझे पता नहीं चलता। उसके साथ रहता हूं ना तो यार वक्त मुझे बहुत कम सा लगता है। इस पर यामिनी उदास होते हुए बोलती है अच्छा ये बात है। निखिल कहता है हाँ यामिनी यही बात है। मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ मैं कैसे बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब बोलने के बाद निखिल कहता है कि छोड़ो ये सब मेरी फीलिंग है जाने दो। ये बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी क्या बात है कोई परेशानी तो नहीं है ना तुमको तुम ठीक तो हो ना। यामिनी कहती है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है निखिल मैं ठीक हूँ। कुछ पर्सनल बातें करनी थी तुमसे इसलिए तुमको आज बुलाया है। और तुम्हारी फीलिंग क्या है रिया के प्रति पहले मुझे ये बताओ तब मैं अपनी बात बताऊं तुमको। निखिल कहता है कि इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। यामिनी तुम अपनी बात बताओ मेरा छोड़ो। यामिनी कहती है तुम गुस्सा ना दिलाओ निखिल जीतना पूछ रही हूँ मैं तुम मुझे बस वह बताओ ना कि उसके अलावा कुछ और। मुझे लेना देना है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ निखिल अब समझे क्यों मुझे लेना देना है इस बात से अब बताओगे कि नहीं बताओगे तुम मुझे ये बताओ पहले। निखिल कहता है कि सॉरी यामिनी मैंने तुम्हें हट किया। मुझे तुम्हें हॉट करने का कोई इरादा नहीं था पर हाँ ये बात सही है मैं रिया को पसंद करता हूँ पसंद क्या मैं उसे चाहने लगा हूँ। और रही बात तुम्हारी तो तुम मेरी बस एक बहुत अच्छी दोस्त हो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यामिनी कहती है ठीक है मुझे बस यही जानना था मुझे लग रहा था कि तुम मुझे नहीं रिया को पसंद करते हो। अब कंफर्म हो गया अब तुम जा सकते हो। निखिल तुम जाओ और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो मैं कुछ देर बाद आऊंगी घर अपने। निखिल कहता है नहीं ये सब होने के बाद तो मैं तुम्हें अब अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ दिल टूटने का दर्द क्या होता है। यामिनी कहती है तुम नहीं जानते तुम्हारा दिल टूटा है क्या जो तुम जानोगे दिल टूटने का दर्द क्या होता है। जिससे आप प्यार करें यदि वही मना कर दे कि नहीं वह आपसे प्यार नहीं करता तो कैसा फील होता है ये तुम नहीं जानते हो निखिल। निखिल करता है कि हाँ मैं नहीं जानता कि कैसा फील होता है पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। जब मेरी दोस्त का दिल टूटा है वह भी मेरे कारण तो मुझे अपने दोस्त के साथ रहना चाहिए ना कि उसे इस हालत में छोड़कर वहां से चले जाना चाहिए। यामिनी कहती है तुम मेरे पास रहकर मेरे दर्द को और बढ़ाने का काम करोगे ना कि कम करने का। मैं कुछ दिन तक तुमसे नहीं मिलूंगी तो शायद मैं धीरे धीरे सही हो जाऊं और इस दर्द से उभर पाऊं जल्द से जल्द। और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं गॉड से प्रे करूंगी कि रिया तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। और एक्सेप्ट करवाने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी यह मेरा वादा है तुझसे निखिल। इस पर निखिल कहता है कि खुद परेशानी में होने के बाद भी जो दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में सोचता है वह बहुत अच्छा होता है। और तुमने ये सब बातें बोलकर यह साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। अब बताओ जब इतनी अच्छी दोस्त खुद प्रॉब्लम में है खुद दर्द में है तो मैं उसे कैसे छोड़कर चला जाऊं मेरा ईमान ये गवाही नहीं देता है। ये बात जानती हो ना तुम कि मैं तुम्हारा हमसफर बनके नहीं पर तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और भगवान से हमेशा यही दुआ करूंगा तुमको मुझसे भी अच्छा इंसान मिले जो तुम्हें पसंद करे तुम्हारी भावनाओं को पसंद करे। एक बात और यामिनी वह तुमसे प्यार बहुत ज्यादा करे। यामिनी करती है अच्छा ठीक है। निखिल कहता मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। यामिनी कहती है ठीक है वैसे भी तुम मानने वाले थोड़ी हो। एक बार जो जिद कर लो जब तक उसे पूरा न कर लो तुम कैसे मान सकते हो जिद्दी जो हो। यामिनी को हंसाने की निखिल कोशिश करता है और कहता है कि हाँ मैं तो बस जिद्दी हूँ तुम तो बिगड़ल लड़की ही दोस्त हो तुम भी तो उसकी तरह बिगड़ गई तो न होना। यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे। निखिल कहता है तुम उस नक्चड़ी की दोस्त हो। अब मैं भी उसका दोस्त हूँ। नहीं दोस्त नहीं हूँ। आशिक कह दो तो अच्छा है। और जब वह वैसी है तो मैं कैसा रहूंगा। इस पर यानी हंसते हुए कहती है कि हाँ वह भी बंदर है तुम भी बंदर हो। दोनों किसी से कम नहीं बस दोनों एक दूसरे की कमियां को ही निकालते हो। पर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी लगते हो। रिया तुम्हें ऐसे ही प्यार करे। एक बात बताओ तुम ये बात तुमने रिया को बताई कि नहीं बताई कि उससे प्यार करती हो। निखिल कहता है नहीं अभी नहीं। यामिनी कहती है कि तो कब बताना है। जाकर बताओ जल्दी से बताओ। अब मेरा टेंशन मत लो मैं घर चली जाऊंगी। तुम जाओ और अभी उसे बताओ यदि मुझे दोस्त मानते हो तो पक्का वाला तो। निखिल कहता है जब बात दोस्ती की है तब तो लगता है मुझे अभी जाना पड़ेगा यहाँ से। यामिनी कहती हाँ अभी जाओ। निखिल कहता है हाँ ठीक है। CH12 जान लोगी क्या मेरी। यामिनी से बात करने के बाद निखिल वहां से चला जाता है रिया से मिलने के लिए। निखिल के वहां से जाने के बाद यामिनी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और खुद से ही कहती है कि जो आपके नसीब में नहीं है उसके पीछे भागने से फायदा नहीं होता है। चलो सही है दोस्त बनकर तो मैं तुम्हारे उसके साथ रहूंगी इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये सब बोलने के बाद भी यामिनी अपने घर चली जाती है और निखिल रिया के पास कॉल करके कहता है कि क्या तुम मुझसे मिल सकती हो आज। रिया कहती है शाम हो गया है आज रहने दो कल मिलते हैं। निखिल कहता है अपने दोस्त से वादा करके आया हूँ जो तुमको आज एक बात बोलकर ही जाऊंगा मिलकर ना सही तो फोन पर बता ही सकता हूँ मैं। रिया कहती है ठीक है बोलो क्या बात है।
निखिल कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ बहुत ज्यादा और तुम्हारा जो भी जवाब है तुम अभी मत दो, कल मिलने के बाद ही तुम मुझे बता देना। क्योंकि मैं हाँ या ना है कोई भी जवाब मैं भी नहीं सुनना चाहूंगा। मुझको तुमसे बताना था तो मैंने बता दिया, जो तुम्हें मुझे बताना है वह तुम कल मिलकर मुझे बता देना। रिया कहती है ठीक है, पर एक बात तुम भी जान लो, जवाब जो भी हो पर ना तो नहीं होगा। निखिल भी जान जाता है कि रिया क्या कहना चाहती है और निखिल मुस्कुराते हुए फोन रख देता है और अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन आदर्श यामिनी के पास कॉल करके कहता है और आज मिलना है कि नहीं ये बताओ पहले। यामिनी कहती है क्यों नहीं, जब मैंने कहा है तुमसे कि मैं मिलूंगी तो मैं जरूर मिलूंगी, बताओ कहाँ मिलना है। आदर्श करता है क्या बताऊं, अपना वही पुराना वाला अड्डा, कॉलेज के पीछे का ग्राउंड। यामिनी कहती है अच्छा ठीक है वही मिलते हैं शाम को। आदर्श कहता है ठीक है और दोनों फोन कट कर देते हैं। दूसरी तरफ निखिल आदर्श को फोन करके कहता है कि मैंने रिया को बता दिया अपने दिल की बात। आदर्श कहता है मैंने कहा था ना एक हफ्ता ले सोच समझ कर बताना था, इतना जल्दी क्यों बता दिया तूने मेरे ऊपर, या मेरी बातों पर तुझे विश्वास नहीं था क्या जो तूने मेरी बात नहीं मानी। निखिल कहता है अरे यार तू गुस्सा क्यों होता है, पहले बात तो सुन। निखिल फोन पर आदर्श से कहता है कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को दोस्ती की कसम देगा तब एक हफ्ता थोड़ी ना रुक सकता था, मैं तुरंत बताना पड़ेगा ना। यामिनी ने मुझे कहा कि यदि तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो जा और अभी रिया बता करा। रिया का जो भी जवाब होगा मुझे कॉल पर बता देना। इस पर निखिल कहता है ठीक है। उसके बाद निखिल आदर्श से कहता है कि बता, जब यामिनी ने मुझे दोस्ती की कसम दी थी तो मैं कैसे रिया को नहीं बताता, अपने दिल की बात मुझे बताना पड़ा यार, बस तुमसे नाराज ना हो। आदर्श चौक सरप्राइज होते हुए कहता है कि यामिनी ने ऐसा कहा, तुमको करने के लिए कहा था निखिल। निखिल कहता है हाँ। आदर्श कहता है अच्छा ठीक है, तो रिया का क्या जवाब था। निखिल कहता है कि मैंने रिया से कहा था कि तुम्हारा जो भी जवाब मुझे आज नहीं कल शाम को बताना देना। आदर्श कहता है ठीक है, पर रिया कुछ इशारे से बताना चाहिए तुझे। निखिल कहता है हाँ, वह जिस तरह बातें कर रही थी उससे तो यही लग रहा था कि उसका जवाब भी हाँ है, क्योंकि उसने कहा था जवाब जो भी हो पर जवाब ना तो नहीं होगा। आदर्श उदास होते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है, शाम को मैं भी तेरे साथ चलूंगा, जरा मैं भी तो देखूं कैसे प्रपोज करता है मेरा दोस्त। यदि लाइफ में मुझे कोई लड़की मिली तो मैं भी वैसे ही करूंगा प्रपोज से जैसे तू रिया को करेगा। निखिल कहता है अच्छा ठीक है, तो कल शाम को वही पुराना वाला अड्डा, कॉलेज के पीछे का ग्राउंड। आदर्श कहता है ठीक है, तब वही मिलते हैं। आदर्श कहता है अच्छा निखिल तू रेडी सेडी हो जा, और गुलाब का फूल भी तू खरीद लेना, एंगेजमेंट तो करनी नहीं है, जो तू रिंग लेगा प्रपोज करने के लिए तो गुलाब का फूल कम से कम तेरे पास होना चाहिए, और अच्छे से तैयार हो जाना, तू फोन रख, थोड़ा आराम कर ले तू पहले थोड़ा सा। निखिल कहता है आदर्श तू मेरी बहुत टांग खिंचाई कर रहा है यार। आदर्श कहता है दोस्त हूं तेरा, इतना तो कर ही सकता हूं ना। ये सब बात करने के बाद निखिल और आदर्श दोनों फोन रख देते हैं। आदर्श कहता है कि शाम को तो मैं यामिनी से मिलने वाला था, तो निखिल के साथ कैसे जाऊंगा। एक काम करता हूँ, यामिनी को मैं दोपहर में बुला लेता हूँ और शाम को निखिल के साथ चला जाऊंगा। सोचकर वह यामिनी के पास मैसेज कर देता है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में वह कभी भी कॉलेज के ग्राउंड में आ जाए, वह उसका वहां इंतजार करेगा। यामिनी का मैसेज आता है 11 या 12, कोई एक टाइम बता, मेरा लेट नहीं होगा और तुझे इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा। तो आदर्श कहता है कि 12 बजे आ जाना। यामिनी कहती हाँ ठीक है मैं आज जाऊंगी, तुझे मेरा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। आदर्श कहता है इंतजार ना करना पड़े इसलिए तो मैंने तेरे को टाइम बताया था, 11 या 12 बजे के बीच में कभी भी आ जाने के लिए। यामिनी गुस्से से कहती है ठीक है, मैं करेक्ट 12 बजे आ जाऊंगी, देख लेना तेरे को मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आदर्श कहता है ठीक है, पर चिल्ला मत, माना कि तेरा दिल टूटा है इसको मतलब ये नहीं तू अपने दोस्तों से बात करने का तरीका ही बदल दे। यामिनी को तभी एहसास होता है कि वह आदर्श से कुछ ज्यादा ही रूड होकर बात कर रही थी। तभी यामिनी कहती है सॉरी आदर्श। आदर्श कहता है मैं समझ सकता हूँ, कोई नहीं, चल कल मिल के बात करते हैं, सॉरी कल नहीं आज दोपहर को मिलते हैं हमें। तब यामिनी कहती है ठीक है मैं रेडी हो जाऊं, तब आदर्श करता है ठीक है जा तू और अपना ख्याल रखना। यामिनी कहती ठीक है, दोनों फोन रख देते हैं। यामिनी रेडी होने के बाद आदर्श के बताए हुए पते पर ठीक 12 बजे पहुंच जाती है, पर यह कि आज तो आदर्श खुद ही लेट था, वह अभी तक आया ही नहीं था। यामिनी खुद से कहती है कि बहुत बोल रहा था कि इंतजार न करना पड़े इसलिए मैंने टाइम बता दिया था। देखो महाराज जी का खुद लेट हो गया है, अभी तक उनका अता पता नहीं है कि कहां पर है वह। बहुत बोलने चले थे कि लड़कियों के आने में हमेशा लेट हो जाता है। कभी 5 मिनट बाद यामिनी को आदर्श दिखाई देता है। आदर्श यामिनी को देखकर कहता है कि आज ये सुनाए बिना मुझे छोड़ेगी नहीं। यामिनी कहती है तुमको लेट कैसे हो गया, कहाँ थे तुम। आदर्श कहता है कि मैं तो पहले ही गया था, तुम नहीं आई थी तो सोचा थोड़ा घूम के आ जाऊं इसलिए मुझे लेट हो गया। यामिनी कहती है इतना तो मुझे पता है कि तुम झूठ बोलने में बहुत पहले से ही आगे हो। आदर्श कहता है सॉरी लेट हो गया यार, अब जान लोगी क्या मेरा तुम। CH13 रिया की सच्चाई। यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारी जान मैं क्यों लूं, जिसे लेना होगा वो आएगी लेने। आदर्श करता है अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम कैसी हो। यामिनी मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। आदर्श कहता है कि मुझे पता है तुम कितनी अच्छी हो। यामिनी कहती है कि बस मुझे ही छोड़कर सबको पता है क्या मैं कितनी अच्छी हूँ। आदर्श कहता है कि हाँ। यामिनी कहती है अब मस्का लगाना बंद कर और ये बता काम क्या है तेरे को, क्योंकि ऐसे ही तू किसी की तारीफ नहीं करता, इतना मुझे पता है। आदर्श कहता है कि तुमने निखिल से यह क्यों कहा कि वह जाकर रिया को प्रपोज करे। यामिनी कहती है क्योंकि वह रिया को लाइक करता है इसलिए मैंने कह दिया कि वह जाके रिया को प्रपोज, और दोस्तों की खुशी में ही तो हमारी भी खुशी होती है ना। आदर्श कहता है कि दोस्तों की खुशी में हमारी खुशी नहीं होती है, पर दोस्तों के अलावा कभी अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए ना यामिनी।
आदर्श फिर से कहता है कि तुम तो उसके बारे में सोच लिया, क्या उसने तुम्हारे बारे में सोचा? नहीं सोचा ना, तो ऐसा क्यों कर रही हो यामिनी, अपने बारे में खुद सोचना पड़ता है, समझी तुम? यामिनी कहती है नहीं आदर्श, मैं निखिल को लाइक करती हूँ, ये बात मैंने रिया को बताई थी। आज जहां तक मुझे पता है रिया भी निखिल को लाइक करती है, शायद उस दिन वह मुझे यही बात बताने आई थी, पर मेरी बात सुनने के बाद उसने मुझे कहा है कि मैं जाकर निखिल को प्रपोज करूं, और उसने अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया, मुझे पता नहीं चलने दिया क्योंकि उसने मेरे बारे में सोचा था, समझे तुम? जब मुझे पता चल गया कि निखिल मुझे नहीं मेरी दोस्त को लाइक करता है, तो क्या मैं अपने दोस्त खुशी में खुश नहीं रह सकती हूँ क्या? मैं ऐसी दोस्त नहीं हूँ जो चाहूँ कि मेरी दोस्त तकलीफ में हो, वह भी मेरे कारण। आदर्श कहता है मैं जान गया तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पर मेरा नहीं है यामिनी। मैं रिया को लाइक करता हूँ और मैं निखिल और रिया को कभी एक नहीं होने दूंगा। मुझे लगा तुम मेरा साथ दोगी अपने प्यार को पाने के लिए, पर तुम साथ देना तो दूर, पहले ही हार मान लिया है तुमने, ये गलत बात है यामिनी। यामिनी कहती है कि आदर्श जो तुम करने जा रहे हो वह गलत है, तुम निखिल को बचपन से जानते हो और बहुत अच्छे तुम दोनों दोस्त भी हो। तुम अपनी दोस्ती मात्र एक लड़की के कारण तोड़ दोगे तो कैसे दोस्त हो तुम यार? तुमसे अच्छे तो मैं और रिया हूँ जो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और देते रहेंगे भी। अरे रिया ने तुझे मुझे अपना सीक्रेट बताया था, तब भी मैंने उसका साथ दिया, तो मैं इसमें क्यों नहीं देती साथ, जरा बताओ तो। आदर्श कहता है हाँ हाँ हमें पता है उसका सीक्रेट क्या है, उसे कराटे कुफू आते हैं, बस यही ना हो गया तुम्हारा? तुम ये बताओ साथ दोगे कि नहीं दोगी? तुम फालतू में मेरा बस दिमाग खराब कर रही हो और मुझे गुस्सा भी दिला रही हो, तुम दुष्ट हो, तुम भी एक नंबर की। यामिनी भी गुस्से से कहती है तुम जानते क्या हो रिया के बारे में, पहले ये बताओ। चले प्यार करने सच्चाई जान जाओगे तो पीछे ही हट जाओगे, तुम ये भी जान लो, और नजरें भी नहीं मिला पाओगे, तुम डर लगेगा कि ऐसा करने में तुमको। और रिया कोई कुंफू कराटे नहीं आते हैं। रिया के उसके अंदर स्पेशल पावर है, क्योंकि रिया कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, वह एक वैम्पायर है। रिया को पता चलेगा ना तुम निखिल को हट करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा क्या हालत करेगी, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। कम से कम अब तो सुधर जाओ, तुम जिससे प्यार करते हो वह कोई सीधी सादी शरीफ या आम लड़की नहीं है, वह एक वैम्पायर गर्ल है। यामिनी के मुंह से ये सब सुनने के बाद आदर्श को एक झटका सा लगता है, एकदम शांत हो जाता है और यामिनी की तरफ ध्यान से देखने लगता है। यामिनी को लगता है कि उसने कुछ बहुत ज्यादा बोल दिया और उसने तो रिया की सच्चाई ही बता दी, ये तो उसने रिया के साथ विश्वासघात किया है। रिया ने उसे अपना दोस्त समझकर बताया था कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगी, किसी को उसकी यह सच्चाई नहीं बताएंगी। पर यामिनी तूने ये क्या किया, तू उसके विश्वास पर भी खड़ी ना उतर सकी, तूने उसकी सच्चाई बता दी, ये तूने बहुत गलत किया है यामिनी, तूने बहुत गलत किया। तभी आदर्श कहता है ये बात निखिल को पता है यामिनी क्या? यामिनी कहती नहीं, क्योंकि मैंने ही मना किया था किसी और को बताने के लिए, क्योंकि मैं भी डर गई थी जब उसकी यह सच्चाई जानी थी तो। पर रिया के समझाने के बाद, उसके साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि वह बहुत अच्छी लड़की है, और तुम दोनों का मुझे पता नहीं था तुम दोनों उसका साथ दोते कि नहीं दोते, इसलिए मैंने उसे खुद मना कर दिया था कि वह अपनी सच्चाई तुम दोनों को ना बताएं। और उसने मेरी बात भी मानी। आदर्श कहता तो ठीक है, मैं इन दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, पर रिया एक वैम्पायर है, ये बात मैं निखिल को खुद ही बताऊंगा, और वह भी अपने तरीके से। यामिनी कहती है क्यों? आदर्श कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि जो मेरा दोस्त है वह अपने जीवन की इतनी बड़ी शुरुआत किसी झूठ के सहारे करे, इसलिए मैं उसे सच्चाई बताऊंगा। यामिनी कहती है ठीक है, और जो होना होगा वह तो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आदर्श कहता है ठीक है, अब तुम जाओ, यही आज शाम को निखिल भी मुझसे मिलने आ रहा है आज। यामिनी कहती है अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय आदर्श, अपना ख्याल रखना। आदर्श भी कहता है ठीक है बाय यामिनी, तुम भी अपना ख्याल रखना। ये बोलकर यामिनी वहां से चली जाती है और आदर्श निखिल का इंतजार करता है। CH14 दूसरी गर्लफ्रेंड। आदर्श निखिल का इंतजार करता है और उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि वह कैसे और कब और किस तरह रिया की सच्चाई बताएगा निखिल को। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना रिया की पावर निखिल के लाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि रिया मजबूर हो जाए, ना चाहते हुए भी अपनी पावर का यूज करे, वह भी निखिल के सामने। और उसके बाद मैं निखिल को यह बता दूंगा कि रिया कोई आम इंसान नहीं है, वह एक वैम्पायर है और उसने ये सच्चाई उससे छुपाई है। तब निखिल का जो फैसला होगा वह मंजूर होगा, और निखिल रिया से सच्चा प्यार करता होगा, तो रिया वैम्पायर क्या नागिन भी होती तो वह उसे स्वीकार करेगा, ना कि उसे छोड़कर चला जाएगा। एक तरह से यह समझ लो निखिल कि मैं तुम्हारे सामने रिया की सच्चाई जानबूझकर लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच में रिया से प्यार करते हो या नहीं। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो वादा है मेरा भी, मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, और भगवान से प्रे करूंगा कि कोई तीसरा भी ना आए। यदि तुम इस परीक्षा में असफल हुए तो मैं यह जरूर कहूंगा कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, जिससे प्यार करते हो उसको उसकी सच्चाई के साथ अपना नहीं सकते हो तुम। मैं ये सोच लूंगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था कभी, क्योंकि रिया मेरी भी दोस्त है, मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ, वह जैसी भी है, जिस हाल में भी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यदि रिया की सच्चाई जानने के बाद निखिल तुमने उसे छोड़ा तो मैं ये सोच लूंगा कि मैंने भी अपने जीवन में एक गलती की है, और वह गलती यह है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था कभी। तभी निखिल देखता है कि आदर्श अपने में ही कहीं खोया है, और वह आदर्श से कहता है क्या अबे साले, जब से आया हूं तब से देख रहा हूं कहीं और ही खोया है, कहीं तेरा भी तो किसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? आदर्श कहता है नहीं बे साले, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तू कैसे आप किस तरह रिया को प्रपोज करेगा। निखिल कहता है प्रपोज मुझे करना है और टेंशन तुझे हो रही है। क्या बात है आदर्श, तुझे किसी को प्रपोज करना है क्या, जो तू इतना सोच रहा है कि मैं कैसे करूंगा? आदर्श कहता है नहीं बे साले, इतनी अच्छी किस्मत अपनी कहाँ है, ये बता रिया कहाँ है और वह कब तक आएगी? निखिल कहता है अरे यार, तू जानता तो है ना, लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। आएगी कब तक आएगी ये तो मुझे भी नहीं पता है, तब तक हम दोनों ही दोस्त आपस में बातें कर लेते हैं।
तभी आदर्श कहता है रुक मैं अभी आता हूँ, एक काम है मुझे। निखिल कहता है कहाँ बे साले, तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहा है। आदर्श निखिल को घूरते हुए कहता है कि अरे साले मैं तेरा दूसरा गर्लफ्रेंड हूँ क्या, जो रिया नहीं आए तो मुझसे काम चला रहा है, जा रहा हूँ किसी काम से आता हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहा है तू। निखिल हंसने लगता है और कहता है कि तेरी मजाक करने की आदत छूटेगी नहीं ना। आदर्श कहता है आदत इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ती है यार, चाहे कोई भी हो टाइम लगता है आदतों को छोड़ने में, और मैं अपनी मजाक करने वाली आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ, तो छूटेंगे कैसी तू ही बता। निखिल कहता है हाँ ये भी सही है, तू जैसा है वैसा ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी किस्मत है मेरी जो मुझे तुझ जैसा और यामिनी के जैसी दोस्त मिले हैं मुझे। आदर्श मुंह बनाते हुए कहता है और हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हमें तेरे जैसा दोस्त मिला है। निखिल उदास हो जाता है आदर्श की ये बातें सुनकर। आदर्श चढ़ते हुए कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ मेरे यार, तू कब से लड़कियों के जैसे मेरी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना सीख गया। निखिल कहता है मैं सीख गया क्योंकि तुझे मनाता हुआ देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। आदर्श कहते ये देखो लड़कियों के जैसे इनके अब एक और नए नखरे मुझे उठाने पड़ेंगे। सुधर जा निखिल सुधर जा, लड़कियों जैसे हरकतें तेरे ऊपर अच्छे नहीं लगते। ये सब हरकतें जिया में हो तो ज्यादा अच्छा है ना कि तेरे में। निखिल कहता है बस कर साले, तुझे कोई काम था ना तो उस काम को करने जा और जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। आदर्श कहता ओके डार्लिंग मैं जल्दी आऊंगा। निखिल कहता है क्या बे साले तूने मुझे डार्लिंग क्यों बोला। आदर्श कहता है तूने भी तो बीवियों जैसे कहा कि जल्दी आना, जैसे कि तू मेरी पत्नी है और मैं तेरा पति हूँ, वैसे ही तू बोल ही रहा था जल्दी आना। निखिल करता है हाय मेरी फूटी किस्मत जो मैंने तुझे आज अपने साथ बुलाया, और आदर्श और निखिल दोनों हंसने लगते हैं और आदर्श वहां से चला जाता है। निखिल खड़ा होकर सोचता है और मुस्कुराता है खुद से ही, कहता है मैंने भी क्या किस्मत पाई है, ऊपर वाले से प्यार करने वाली इतनी अच्छी लड़की मिली और मुझे परेशान नर्वस देख हंसाने वाले इतना अच्छा दोस्त मिला। और यामिनी भी तू मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, कितना साथ देती है मेरा, सबसे बड़ी बात उसका दिल बहुत बड़ा है, वह सबके बारे में बस अच्छा ही सोचती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये तीनों मिले हैं। और रिया जैसी भी है जो भी है बस मेरी है। निखिल खुद से सोचते हुए ही कहता है कि एक कमीना दोस्त आदर्श है, वह भी मुझे हंसाता है, मेरे साथ मजाक करता है क्योंकि वह भी मेरा भला चाहता है। वह कभी भी मुझे किसी भी प्रकार का दर्द या तकलीफ नहीं देगा, और देना भी चाहेगा ना तो सोचकर ही रह जाएगा, मुझे दे नहीं पाएगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह कैसा है। रही बात यामिनी की, उसका तो दिल इतना बड़ा है कि वह सोच भी नहीं सकती है किसी को तकलीफ दर्द देने के बारे में। बस मैं ही ऐसा दुष्ट इंसान हूँ जो इतनी प्यारी इतनी अच्छी दोस्त को दर्द तकलीफ दे रहा है, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, मैं चाह कर भी उसका दर्द तकलीफ कम नहीं कर सकता हूँ। बस भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरी दोस्ती पहले की तरह हंसती और मुस्कुराती रहे, उसे कोई दर्द तकलीफ ना हो, वह बस खुश रहे। CH-15 जो होगा मंजूर होगा। आदर्श यहाँ से जाने के बाद एक ट्रक ड्राइवर को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरा एक काम करो, इसके मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। ट्रक ड्राइवर कहता है काम क्या है साहेब। आदर्श कहता है आपको किसी को ट्रक से ठोकना है, ठोकना नहीं है, मतलब ऐसा दिखाना है कि तुम उसे ठोकने वाले हो पर ठोकोगे नहीं। कल ड्राइवर कहता है बोलना क्या चाहते हो साहेब, ठोकना है कि नहीं ठोकना है, या बस ठोकने जैसे दिखाना है, जो भी बोलने का क्लियर बोलने का, फालतू में खाली पीली अपने को परेशान न करने का। आदर्श कहता है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उस इंसान को ठोकना नहीं है, बस ये दिखाना है कि तुम उसे ठोकने वाले हो पर ठोकोगे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ समझे। ट्रक ड्राइवर कहता है तो यही बोलने का ना, बात को जलेबी हो की तरह गोल गोल काहे घुमा रहा था तू पहले साहेब। अब मैं समझ गया है कि मुझे क्या करना है, किसके साथ ऐसा ड्रामा करना है, ठोकने वाला उसका फोटो तो भेज। आदर्श कहता है ठीक है, देखो मैंने तुम्हारे पास एक फोटो भेजा है, इसी को ट्रक ड्राइवर कहता है ठीक है साहेब, तेरा काम हो जाएगा तो टेंशन ना लेने का। आदर्श कहता है ठीक है। आदर्श ट्रक ड्राइवर से बात करने के बाद निखिल के पास वापस आ जाता है और निखिल से कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बताना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करना। निखिल मैं सीरियस हूँ, इस बार ना कि मजाक के मूड में। निखिल पहली बार आदर्श को इतना सीरियस किसी बात पर होता देखा, कहता है क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या। आदर्श कहता है परेशानी नहीं, तुझे एक सच्चाई बतानी है, वह सच्चाई दिया के बारे में है, जानकर ज्यादा हैरान ना होना, मैं भी जब उसकी यह सच्चाई जाना था तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे 140 वोल्ट का झटका हो। ये झटका तुझे भी लगे जब उसकी सच्चाई जान लेगा तू तब। निखिल कहता है आदर्श तू बातों को गोल गोल ना घुमा, जो बोलना है वह सीधे बोल, क्लियर बोल कि तू क्या बोलना चाहता है। यार तू परेशान कर रहा है मुझे, तेरी बातें मुझे टेंशन दे रही है, मुझे घबराहट हो रहा है, तो यार जो भी बोलना है तुझे तू सीधा बोल, इस तरह मुझे परेशान ना कर गोल गोल बातें करके। निखिल को परेशान होता हुआ देख आदर्श कहता है कि तू परेशान ना हो, मैं बताता हूँ क्या बात है। आदर्श कहता है कि रिया को एक आम लड़की नहीं है, वह एक वैम्पायर है। निखिल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तू कुछ भी बोलेगा, तू आदर्श कुछ पीने तो नहीं गया था ना बाहर जो ऐसे बोल रहा है रिया एक वैम्पायर है। आज तू बोल रहा है रिया वैम्पायर है, कल बोलेगा कि वह नागिन है और परसों कहेगा कि वह चुड़ैल है और फिर भूत। मैं तेरी सारी फालतू की बातों पर विश्वास करूंगा, तुझे ऐसा लगता है मैं पागल नहीं हूँ आदर्श, समझा तू। मेरे माथे पर लिखा है क्या कि निखिल एक पागल लड़का है, उसे जो बोलो वह मान लेगा, उसके पास तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है, वह तो सोचेगा ही नहीं, बस तुम्हारी बातों पर विश्वास करने का लगेगा। निखिल को ऐसा भड़कता देख आदर्श कहते अबे साले तू शांत होगा, पहले मुझे पता था तुझे विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं तुझे ये साबित करके दिखाऊंगा, समझा तू। आदर्श कहता यदि मैंने साबित करके दिखा दिया तो। निखिल कहता कर सकता है तो कर। आदर्श करता तो सुन, पहले मैंने ट्रक ड्राइवर को कॉल किया है, वह तुझे आज ठोकेगा, ठोकेगा नहीं ठोकने वाला है, ये दिखाएगा, बस रिया के सामने दिखाएगा। निखिल कहता है बे तू मेरे दोस्त है कि दुश्मन, अबे साले मुझे मारने का प्लान भी बनवा लिया। आदर्श कहता है तुझे मारने का प्लान बनाना होता मैं तुझे आकर बताता।
अभी तक तो बहुत दिमाग की बातें कर रहा था तू, क्या हुआ अब कहाँ गया दिमाग तेरा घास चरने? तो इतना तो सोच कि कोई किसी को मारने का प्लान बनाता है तो वह उस इंसान को नहीं बताता है, समझा? और फालतू की बातें अब मत करना ठीक है, क्योंकि वह मेरे ऊपर ही अच्छी लगती है न कि तेरे ऊपर। निखिल कहता है ठीक है साले, भड़कता क्यों है तू? बता आगे क्या करना है मुझे। आदर्श कहता है कि यदि तुझे रिया ने अपने पावर से बचा लिया तो जान जाना कि वह एक वैम्पायर है, यदि नहीं बचाई तो साले जल्दी ट्रक के सामने से हट जाना, वरना फालतू में मैं इतना शरीफ अच्छा दोस्त खो दूंगा। निखिल कहता है मतलब तूने मुझे बलि का बकरा बना ही लिया है, कोई और नहीं मिला तुझे? आदर्श कहता है कोई और मिलता तो शायद रिया उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करती, पर वह तुझसे प्यार करती है तो वह तुझे बचाने की सारी कोशिशें करेगी, सारी हदें पार करेगी और तुझे कुछ होने नहीं देगी, यह मुझे पता था, इसलिए बलि का बकरा मैंने तुझे ही बना दिया। निखिल आदर्श से कहता है कि यदि यह सब सच हुआ तो मैं आगे क्या करूंगा आदर्श? आदर्श से यह बोलने के बाद निखिल खुद से ही सोचने लगता है कि आदर्श की बातों में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो वह क्या करेगा, कैसे बात करेगा, रिया से क्या सवाल करेगा, या रिया पर इस बात पर गुस्सा करेगा कि उसने यह इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। निखिल यही सब खुद से सोचने लगता है, तभी वह फिर से कहता है कि आदर्श साला चुतिया है और वह फालतू की बातें तो करता रहता है, मैं फालतू में इसकी बातों में आ रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी आदर्श कहता है क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये सवाल तुम मुझसे ना पूछकर अपने दिल से ही पूछ लेना, यदि तू रिया को सच्चे दिल से प्यार करता है तो वह जो भी हो तू उसे स्वीकार करेगा ना उसे छोड़कर जाएगा। निखिल कहता है ठीक है अब जो भी होगा मंजूर होगा। CH-16 वैम्पायर कैसे बनी? दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों को दूर से आती हुई रिया दिखाई देती है। रिया को देख आदर्श निखिल से कहता है कि रिया आ गई, तू उससे बातें कर और अब मैंने जा रहा हूं क्योंकि प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। निखिल कहता है मतलब क्या है तेरा, साफ साफ बता तू कहना क्या चाहता है यार? आदर्श कहता है मतलब ये कि मैं ट्रक ड्राइवर को कॉल करके आता हूँ। निखिल कहते हैं वही ये बात है, चल ठीक है जा तू, और आदर्शवाद से चला जाता है। आदर्श के वहां से जाने के कुछ समय बाद ही रिया आती है और निखिल से पूछती है कि आदर्श भी तो यही था, वह कहाँ चला गया? निखिल कहता है उसे कुछ काम याद आ गया था इसलिए वह चला गया। रिया कहती है अच्छा ठीक है और बताओ तुम कैसे हो? निखिल कहता है मैं अच्छा हूं और तुम कैसी हो? रिया कहती है मैं भी अच्छी हूं। दोनों के बीच एक शांति का माहौल आ जाता है कुछ समय के लिए। निखिल रिया की तरफ एक नजर देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि रिया खुले बालों में बहुत सुंदर लग रही थी और रिया की नोज भी एकदम परफेक्ट शेप की थी। रिया की आंखें भी एकदम मस्त थी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी बॉडी की शेप डिजाइन ऐसी की देखने वाला देखता ही रह जाएगा। इसमें सबसे खास बात यह थी कि उसकी मुस्कान उसके सुंदरता और बढ़ जाती थी। निखिल यही सब देख सोच रहा था कि बनाने वाले ने भी बड़े फुर्सत से बनाया होगा रिया तुमको। ये सोचकर निखिल खुद से ही मुस्कुराने लगता है। निखिल को मुस्कुराता देख रिया उससे सवाल भरी निगाहों से दिखने लगती है और रिया निखिल से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, अभी तक तो एकदम शांत थे और अचानक से पागलों की जैसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? निखिल कहता है अकेले में दो ही लोग मुस्कुराते हैं, पागल या तो आशिक, पागल तो मैं हूं नहीं, अब दूसरा तुम समझ लो। निखिल किस बात पर रिया भी मुस्कुराने लगती है। तभी निखिल कहता है कि रिया मैंने तुमसे कल कुछ पूछा था और मैंने कहा था उसका जवाब तुम मुझे आज बता देना, अब बता दो जवाब क्या है तुम्हारा? रिया अपना सर इधर उधर हिलाते हुए और अपने सर पर अपने हाथों से एक छोटे बच्चों की जैसे खुजली करते हुए कहती है कि तुमने कल क्या पूछा था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? निखिल रिया की ऐसी हरकतों को देख मुस्कुराने लगता है और कहता है कोई नहीं मेरी जान, तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, मैं याद दिला देता हूँ। निखिल के बोलने पर रिया शर्मा जाती है, शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है जिसके कारण वह और भी प्यारी और सुंदर लगने लगती है। तभी निखिल कहता है कि रिया मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या जवाब है? रिया मुस्कुराते हुए कहती है जितना तुम मुझसे करते हो मैं तुमसे उससे भी बहुत ज्यादा करती हूँ, अब मैं भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, इसलिए मेरा जवाब भी हाँ है, क्योंकि मैंने कल ही तुमसे कह दिया था जवाब जो भी हो ना तो होगा नहीं। निखिल मुंह बनाते हुए तेई निगाहों से रिया को देखते हुए कहता है कि तुमने तो अभी कहा था तुम्हें कुछ याद नहीं, मैंने कल क्या कहा था, पर तुम्हें ये याद है कि तुमने जवाब क्या दिया था? निखिल के ये बोलने पर रिया के गाल शर्मा के लाल हो जाते हैं। रिया अपनी निगाहें निखिल से हटाकर नीचे कर लेती है। रिया को ऐसे शर्माता देख निखिल मुस्कुराते हुए कहता है कि वो हो मेरी जान शर्मा रही है, ये कहकर निखिल भी मुस्कुराने लगता है। दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते हैं। तभी रिया कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है निखिल, शायद उसे जानने के बाद तुमको मेरी बातों पर विश्वास भी ना हो या तुम्हें मेरी बातें झूठी भी लगे और यह भी हो सकता है कि तुमको मुझसे डर भी लगे और तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना भी ना चाहो। निखिल कहता है ऐसी कौन सी बातें हो सकती है जो मुझे रिलेशनशिप आने से रोक दे? रिया कहती है होने को कुछ भी हो सकता है पर फैसला तुम्हारा होगा और जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। निखिल कहता है अच्छा ठीक है पहले बताओ तो बात क्या है? रिया कहती है मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि मैं तुमसे कोई मजाक नहीं करने वाली हूँ और मैं जो बातें बता रही हूँ उस बात को सीरियसली सुनना ना कि मजाक में लेना। निखिल कहता है ठीक है सीरियसली सुन लूंगा, पर बताओ तू कौन सी बात है? रिया कहती है वह बात जान एक बात से तुम्हें एक झटका सा लगे। निखिल कहता है वह जो भी लगेगा वह बात सुनने के बाद लगेगा। रिया और तुम आदर्श के जैसे बातों को गोल गोल घूमना कब से सीख गई हो? जो बोलना है बोल दो, नहीं बोला जा रहा है तो आंखें बंद करो और हर एक सांस में बोल दो, सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। रिया तभी रिया कहती है कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं वैम्पायर हूँ और शुभम भैया जो मेरे साथ रहते हैं वह भी एक वैम्पायर है और वह मेरे सगे भैया तू बिल्कुल नहीं है। निखिल कहता है ये सारी बातें तुमने मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हें क्या लगता था तुम बताती तो मैं दोस्ती तोड़ देता, या अब बता रही हो तो मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा? तुम मेरे बारे में सोचती क्या थी? रिया ये बताओ पहले तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने यह बातें मुझसे छुपाई क्यों?
रिया रोते हुए कहती है कि पहली बार मैंने किसी के सामने अपने आंसू बहाए हैं। पहली बार निखिल तुम कहते हो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम पहले ये तो जान लो कि मेरे साथ हुआ क्या था जो मैं आज ऐसे वैम्पायर लड़की बन चुकी हूँ। निखिल कहता है इसमें सोचना क्या है, जरूर पावर्स के लिए बनी होगी। रिया कहते हैं किसी के बारे में जब तक जान ना लो ना उसे जज नहीं करना चाहिए निखिल। तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो उसके बाद कुछ बोलो और बीच में बोलना भी मत समझे। निखिल कहता है ठीक है बताओ पहले क्या बात है। रिया फिर से बोलना जारी करती है और अपने बीते हुए दुख भरे दिनों को याद करते हुए निखिल को एक एक बातें बताने लगती है। मेरे सगे भाई अभिनव वह भी आम इंसान था, मेरी माँ भी वह भी आम इंसान थी, मेरी दोस्त सुरभि वह भी एक आम इंसान ही थी और पहले मैं भी एक आम इंसान ही थी। कुछ बुरे लोगों ने हमारी बस्ती में एक दिन अचानक से हमला कर दिया और उस हमले में मैंने अपने भाई अभिनव को, मेरी दोस्त सुरभि को और अपनी माँ को भी खो दिया था। मैंने बहुत दर्द तकलीफ होता है जब हमारी आंखों के सामने मर जाते हैं। रिया की भी बातों में दर्द तकलीफ साफ पता चल रहा था। रिया कहती है मैं भी मर जाना चाहती थी उस हमले में और मर भी जाती यदि सही टाइम पर शुभम भैया नहीं आते तो। शुभम भैया पहले से ही एक को वैम्पायर थे और मेरे को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए उन्होंने मुझे भी एक वैम्पायर बना दिया। उस समय मैं खून से लथपथ थी, बहुत सारा खून मेरे शरीर से बह गया था और मेरे अंदर कमजोरी भी आ गई थी। उस हादसे के 2 दिन बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को शुभम भैया के घर के अंदर पाया। निखिल कहता है कि वैम्पायर के बाइट करने पर लोग मर जाते हैं तो तुम वैम्पायर तब कैसे बनी। रिया कहती है कि यह वैम्पायर की सोच पर निर्भर करता है कि वह दूसरों को बाइट किस लिए कर रहा, उनको मार के शक्ति पाने के लिए या उन्हें बचाने के लिए। CH-17 निखिल का फैसला। निखिल करता है जब शुभम ने तुम्हें वैम्पायर बना दिया तो उसके बाद क्या हुआ। रिया कहती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने उनसे बात करने गई और मैंने उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वह उसे वहां पर मरने के लिए तड़पता क्यों नहीं छोड़ दिया। निखिल फिर पूछता है तो सुने क्या कहा। रिया कहती है उन्होंने कहा कि उनको मेरे अंदर उनकी छोटी बहन दिखाई देती है तो और वह अपनी बहन को तड़पता हुआ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी वैम्पायर बना दिया बाइट करके। तब से मैं अकेले रहना पसंद करने लगी क्योंकि मैंने अपनी एक दोस्त को खोया था, उसके बाद में दूसरे दोस्त कभी नहीं बना पाए और हम दोनों भाई बहन बस एक दूसरे के लिए जीते हैं और अच्छे लोगों को बचाते हैं और उनकी मदद करते हैं। निखिल कहता है तुम्हारे बस्ती में जिन बुरे लोगों ने हमला किया उनका क्या हुआ। रिया कहती है मैंने उन सभी को एक एक करके मार दिया क्योंकि बहुत बुरे लोग थे, उन्होंने बस मेरी बस्ती ही नहीं ऐसे बहुत बस्तियों में जाकर बहुत लोगों को मार चुके थे, इसलिए उनका मरना जरूरी था और मैंने उन्हें मार दिया। जो बुरा है उसे मारने के लिए सोचना क्यों। निखिल मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, अब तुम्हारा फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। निखिल कहता है कि तुम्हें भला मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और अपने प्यार को छोड़ देना मूर्खता होता है। और तुमने अपनी सारी सच्चाई मुझे खुद आकर बताई है, ना कि मुझे दूसरों से पता चला है जो मैं तुमसे नाराज या गुस्सा हो जाऊं। नाराजगी मुझे तुमसे कि तुमने मुझे बताने में इतना लेट क्यों किया और खुशी है इस बात की लेट से सही पर तुमने मुझे बता तो दिया। निखिल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं रिया, तुम जो भी हो जैसी हो बस मेरी हो, ये बात जान देना जब हम किसी से प्यार करते हैं ना हम बस उसकी अच्छाई को देखते हैं ना कि वह कैसा है कैसा नहीं ये देखते हैं, इसलिए कहा जाता है रिया प्यार अंधा होता है, जिससे होता है उससे हो जाता है और फिर उसे छोड़कर जीने में ना बस घुटन रह पाता है। मुझे घुटन के साथ नहीं जीना है, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे सच्चाई के साथ जीना है, समझी तुम। तभी निखिल रिया से फिर एक सवाल करता है कि यह बताओ तुम एक वैम्पायर हो, ये बात तुमने सबसे पहले किसे बताई थी। रिया कहती है यामिनी को, और यामिनी ने ही मुझे मना किया था तुम दोनों को बताने के लिए, उसने कहा था कि शायद ये बात जानने के बाद तुम लोग मुझसे दोस्ती ही ना रखो या मेरा ये सीक्रेट तुम सबको बता दो। निखिल करता है और तुमने उसकी बात मान ली। रिया कहती है हाँ क्योंकि वह मेरी दोस्ती थी ना कि तुम सब। निखिल कहा बात भी सही है, उस टाइम शायद तुम बताती तो हम लोग तुम्हारी बातें बता देते दूसरों को भी। यामिनी सच में बहुत अच्छी और समझदार लड़की है, उसने तुम्हें तुमसे जो कहा वह सही कहा। रिया कहती हाँ वह बहुत अच्छी लड़की है, यह मुझे भी पता है। तभी भी निखिल रिया से कहता है कि तुम्हें याद है उसने हमारी दोस्ती भी कराई थी। रिया कहती हाँ मुझे पता है और तुम दोनों को मार खाने से मैंने बचाया था, और रिया ये बोल हंसने लगती है। निखिल मुंह बनाते हुए कहता है मैंने भी उन अमीर बच्चों को पीटा था पर वह सारे उतने और हम दो तो नॉर्मल है कि हम उन्हें कितना पिट पाते भी, पर जितना पीट सकते थे उतना हम दोनों ने पीटा। रिया कहती है और उसके बाद मिटाना चालू कर दिया तुम लोगों ने। निखिल कहता है और कर भी क्या सकते थे, कारण भी तो तुम ही थी ना। दोनों आपस में बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और मुस्कुराते हैं। निखिल कहता है यार दिया मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, इजाजत हो तो दूं। रिया कहती है जरूर इजाजत है। निखिल अपने घुटनों पर बैठते हुए रिया को गुलाब का फूल देता है और कहता है आई लाइक यू एंड लव यू टू। गुलाब का फूल लेते हुए रिया मुस्कुराने लगती है और कहती है लव यू टू मच। निखिल ऐसे ही बैठा हुआ था और दोनों एक दूसरे को आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हैं। तभी अचानक से एक ट्रक निखिल की तरह तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था, जिसे ना तो निखिल देख रहा था और ना ही रिया। अब दोनों देखते भी कैसे उस ट्रक को, जब दोनों को एक दूसरे को देखने से फुर्सत मिले तब किसी और को देखे ना। और ऐसा ही होता ही है जब आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपकी आंखों के सामने हो, तब तक आपको उसके अलावा कोई दूसरा दिखाई भी नहीं देता है। आप बस उसको देखना ही चाहते हैं और उसकी आंखों में खो जाना चाहते हैं। और जब आप अपने प्यार के साथ रहते हैं तब आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और अब जिससे प्यार करते हैं जब आप उसको गले लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी आधी टेंशन आधी बीमारियां दूर हो गई हो। ये प्यार होता ही ऐसा है, जिससे होता है वही जानता है कि वह इंसान हमारे लिए कितना खास हो जाता है। और निखिल ट्रक के सामने से हट पाता या ट्रक को देख पाता तब तक ट्रक उसके बेहद करीब आ गया था और निखिल को बचाने के लिए रिया को अपने पावर्स का यूज करना पड़ा, जैसा कि आदर्श चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। निखिल को बचाने के लिए रिया किसी भी हद तक जा सकती थी क्योंकि वह उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी।
जब रिया निखिल को अपनी शक्तियों से बचा लेती है तब वह दौड़कर निखिल के पास जाते हुए उसे गले से लगा लेती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। निखिल रिया को शांत कराते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ मेरी जान, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। CH18 नाटक जारी रखना। निखिल रिया को समझा ही रहा था कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है। तभी अचानक से वहां पर आदर्श आता है और कहता है तूने देखा इसके पास पावर है, मैं कह रहा था ना कि रिया कोई आम इंसान नहीं है। तभी निखिल कहता है मुझे सब पता चल गया है आदर्श, मैं फोन करके तुझे मना करने वाला था कि यह सब करने की जरूरत नहीं है, पर रिया से बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था। रिया ने मुझे खुद अपनी सच्चाई बता दी है। रिया को जब पता चलता है कि आदर्श ने उसे सच्चाई पहले ही बता दी थी और वह दोनों ने मिलकर यह सब प्लान किए थे, तो रिया दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों बहुत बुरे हो, तुम दोनों मेरे शक्तियों को आजमा रहे थे, उसके चक्कर में यदि इसे कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। आदर्श कहता है इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे कहा था कि यदि तू शक्ति का यूज ना करे तो ये ट्रक के सामने से हट जाए। तभी रिया गुस्से से फिर कहती है तुम तो चुप हो जाओ, इसने कुछ भी नहीं किया था और वहां पर बर्फी तरह जम गया था, हटना तो दूर की बात है, यदि मैं समय पर कुछ नहीं करती तो तुम दोनों क्या करते हैं। हाँ मैं हूँ वैम्पायर, मुझसे आकर पूछ लेते तुम दोनों ये बात कि मैं वैम्पायर हूँ या नहीं, पर इस तरह मुझे आजमाने की क्या जरूरत थी। तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया है, मुझे बहुत बुरा लगा है तुम दोनों की हरकतों से। तुम दोनों मुझसे आकर पूछते तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गया है, पर जिस तरीके से तुमने मेरी शक्तियों को आजमाया है दिखाने के लिए आदर्श, तुम्हारी यह हरकतें मुझे बहुत बुरी लगी है। और निखिल तुमने भी आदर्श के इन हरकतों में उसका साथ दिया है, तुमको इतना भी विश्वास नहीं था मेरे ऊपर की ऐसी बात तो मैं तुम्हें आकर जरूर बताऊंगी ना कि तुमसे छुपाऊंगी। और आदर्श तुमने भी मेरे बारे में ये कैसे सोचा कि मैं रिश्ते की शुरुआत झूठ से करूंगी। तुम लोग मेरे बारे में जानते हैं क्या हो। तुम दोनों से अच्छी तो यामिनी है, वह मेरी सच्चाई जानने के बाद भी कभी मेरी शक्तियों को आजमाने की कोशिश नहीं की और उसने तो मुझे ये भी बता दिया है कि उसने मेरी सच्चाई आदर्श को बताया है, ये बात भी उसने मुझसे नहीं छुपाई, पर तुम दोनों ने मेरी शक्तियों को आजमाने की कोशिश की है। उससे आकर पूछ लेते एक बार, तुम मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना अब लग रहा है। निखिल आदर्श दोनों कहते हैं कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया है, हमारा कोई भी इरादा तुम्हें दर्द तकलीफ पहुंचाना नहीं था। रिया कहती है पहुंचाना था या नहीं, पर तुम दोनों ने मुझे तकलीफ पहुंचाया है। निखिल रिया को बहुत समझाता है पर जब रिया उसकी बात नहीं समझती है और दोनों से लड़ती रहती है तो निखिल को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी गुस्से से कहता है कि मानने को तो मैं भी यह मान सकता हूं कि यामिनी के बताने के बाद तुमने मुझे सच्चाई बताने के बारे में सोचा होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा। रिया कहती है तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है, यामिनी मुझे नहीं भी बताती कि उसने आदर्श को मेरी सच्चाई बता दी है, तो भी यह बात मैं तुम्हें आज बताने वाली थी, समझे। निखिल कहता है तुम अपने तरफ से जो सोच रही हो वो हमारे तरफ से भी सोच कर देख लो एक बार, बस कमियां ना निकालो। आदर्श भी बस मुझे बताना चाह रहा था कि तुम वैम्पायर हो, क्योंकि मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं तुमसे पूछने क्यों आऊंगा ये बताओ जरा। तब से समझा रहा हूं, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद विश्वास हुआ है, ना कि आदर्श की मुंह से सुनने पर। इसलिए आदर्श ने ये सब प्लान बनाया तुम्हारी शक्तियों को आजमाने का कि मुझे विश्वास हो जाए, समझी। रिया जब दोनों की बातें समझ जाती है तो वह चुप हो जाती है, पर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि निखिल पहली बार उससे गुस्सा होकर बात किया था और उसको डांटा भी था। आदर्श धीरे से निखिल से कहता है कि क्या बे तूने इसे रुला ही दिया, प्यार से समझाना चाहिए था, इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत थी तुझे, और गुस्सा क्यों कर रहा है, तू देख रहा है ना वह रो रही है, चुप करा जल्दी से, मैं नहीं देख सकता हूँ उसे रोते हुए, हमेशा ऐसे हंसते हुए ही देखा है और ये हंसते हुए अच्छी लगती है, तू चुप कराया यार। निखिल कहता है मैं क्यों मनाऊं, सारी गलती मेरी थोड़ी है। आदर्श कहता है गलती हो या ना हो पर मनाने का हक बस तेरा है, समझा, तू अब जा जल्दी से मना। निखिल रिया के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, गलती कर दिया मैंने, तुम पर चिल्लाकर गुस्सा करके दिमाग खराब हो गया था मेरा, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, आगे से ऐसा ना ही करूंगा, वादा है। रिया रोते हुए कहती है कि नहीं सारी गलती मेरी है, मुझे नहीं तुम दोनों पर चिल्लाना चाहिए था, मुझे तुम दोनों की पूरी बात सुननी चाहिए थी, और सिसक सिसक कर रोने लगती है। रिया की यह हालत देखकर निखिल को खुद के ऊपर गुस्सा और रिया के ऊपर प्यार आने लगता है। रिया की आंखों से आंसू पोंछकर उसे गले से लगा लेता और रिया को चुप कराने लगता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है चुप हो जा मेरी जान, मेरी बच्ची, चुप हो जाना, गलती हो गई माफ कर दे, पर चुप हो जाना। निखिल रिया से गले मिला था, रिया का सर जिस तरफ था उस तरफ आदर्श खड़ा था और आदर्श इशारों ही इशारों में रिया से कह रहा था कि तुमको मेरी दोस्त की कसम है, इतना जल्दी मत मान जाना। रिया कहती है मैं तुमसे भी गुस्सा हूं, तुमने भी मुझे तकलीफ दिया है। आदर्श कहता है पता है, इसलिए तो अपने दोस्त से कहकर तुम्हें मनवा रहा हूं, तो तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रिया इतनी जल्दी मत मान जाना दोस्तों, मेरी जिद्दी बनो। रिया कहती है इतने प्यार से मना रहा है, क्या करूं। आदर्श कहता है कुछ नहीं, बस ये नाटक जारी रखो, फिर देखना और भी प्यार से मनाएगा, और रात होने वाला है, मैं जाता हूं और मेरे यार को अपने घर लेते जाना। रिया मुस्कुराते हुए इशारे से अपना सर हिला देती है हाँ में। आदर्श वहां से चला जाता है और रिया अपना नाटक जारी रखती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, बस यही वह बोलते जाती है। निखिल उसे चुप कराता है पर रिया चुप होने का नाम ही नहीं लेती है, तभी निखिल उसके होठों पर किस कर देता है और रिया चुप हो जाती है। CH19 याद करना। रिया को यूं चुप देख निखिल उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई। रिया कहती है नहीं कुछ भी नहीं, चल चलते हैं। निखिल पूछता है कहाँ चलते हैं। रिया कहती है मेरे घर। और कहाँ। निखिल कहता है क्यों। निखिल के ऊपर वह बहुत ज्यादा जोर दे देते पूछता है। रिया कहती है कि दिमाग में अपने ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाना, ठीक है, मेरा वैसा कुछ करने का मन नहीं है। निखिल अपनी आईब्रो को ऊपर करते हुए रिया से कहता है कि सोच क्या रही थी अभी, मैंने कब कहा कि मुझे ऐसा कुछ करने का मन है।
निखिल के इतना कहने पर रिया शर्मा जाती है और चुप हो जाती है। रिया को चुप देख निखिल कहता है कि तुम बहुत बिगड़ गई हो, बिना कुछ बोले ही समझ जा रही हो कि वह इंसान तुमसे क्या कहना चाह रहा है। क्या बात है रिया, तुमने तो दिल जीत लिया। रिया निखिल से कहती है कि बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, रात हो गया है, अभी यहीं पर बातें करना है कि घर भी चलना है। शुभम भैया वेट कर रहा होगा मेरा, चलो तब चलते हैं, निखिल भी कहता है और दोनों घर चले जाते हैं। निखिल रिया के साथ उसी के घर चला जाता है। घर पर जाने के बाद दोनों शुभम से मिलते हैं। दोनों को हाथ पकड़कर चलता और हंसते मुस्कुराते देख शुभम पूछता है कि क्या बात है, आज दोनों शैतान इतने अच्छे से कैसे आ रहे हैं। शुभम के मुंह से शैतान नाम सुनकर रिया तो चढ़ जाती है, पर निखिल मुस्कुराने लगता है। रिया कहती है भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे शैतान कहने की। शुभम उसे चिढ़ाते हुए कहता है मैंने तुम्हें कब शैतान कहा। रिया कहती है भैया तुम बहुत बड़े झूठे हो। तो शुभम कहता है मैं झूठा हूँ, निखिल बताओ तो मैंने झूठ क्या बोला है। निखिल कहता है कुछ भी नहीं। रिया कहती है निखिल तुम ही भैया का साथ दे रहे हो ना, तुम दोनों बहुत दुष्ट हो। तीनों आपस में हंसी मजाक और बातें करते हैं। तभी शुभम रिया से कहता है कि एक बात बताओ मुझे, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, दोस्ती से आगे कुछ भी, ऐसा कुछ भी है तो तुम दोनों मुझे बता सकते हो बिना किसी हिचक के। शुभम के ये पूछने पर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। इशारे इशारे में ही कहते हैं कि पहले तुम बताओ तो नहीं, पहले तुम बताओ। दोनों को घूरता देख शुभम कहता है क्या बात है, तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है तुम दोनों के बीच में, जो तुम दोनों मुझे बताना नहीं चाह रहे हो। कोई नहीं, जब मन करे तो बता देना, मैं इंतजार करूंगा। तभी निखिल और रिया दोनों एक साथ कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और डेट करना चाहते हैं। दोनों को एक साथ बोलता देख शुभम दोनों को हैरानी से देखने लगता है और कहता है कि अभी तक तो कोई नहीं बोल रहा था, अब दोनों ने एक ही साथ बोल दिया। तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो, एक दूसरे को डेट कर सकते हो। निखिल मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमने यदि मेरी रिया को थोड़ा भी दर्द या तकलीफ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी रिया कहती है भाई तुम उससे डरा रहे हो या धमका रहे हो, ये बताओ। शुभम कहता है नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और मैंने अब तक तुम्हें बहुत प्यार से रखा है। जब मैंने तुम्हें कोई भी दर्द तकलीफ नहीं होने दिया तो ये कैसे बर्दाश्त कर लूंगा कि कोई दूसरा तुम्हें देगा। दोनों भाई बहन के बीच में प्यार देख निखिल कहता है कि आप निश्चिंत रहें, मैं रिया का पूरा ध्यान रखूंगा। वादा तो नहीं कर सकता पर कोशिश हमेशा करूंगा इसे मैं दर्द तकलीफ ना दे सकूं। निखिल के मुंह से यह सारी बातें सुनकर शुभम को खुशी होती है और वह खुशी से निखिल को गले लगा लेता है। तभी रिया कहती है कि बातें ही किया जाएगा कि खाना भी खाया जाएगा, भूख लग रहा है मेरे को भैया और आपकी बातें खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रही है। आप ही बताओ, आपकी बातों से मेरा पेट थोड़ी ना भरने वाला है, इसके लिए तो मुझे खाना खाना पड़ेगा ना। रिया को मुंह बनाते देख शुभम कहता है कि मेरी बहना की यही सब हरकतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तभी निखिल कहता है मुझे भी। आदर्श और निखिल दोनों एक दूसरे का मुंह से यह बातें सुनकर दोनों को देखने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे को देखता देख रिया कहती है कि दोनों अब एक दूसरे को ही घूरो को कि खाना खाने भी आओगे तुम दोनों। माना तुम दोनों का बात करने से पेट भर जाता होगा पर मेरा नहीं, क्योंकि मैं तुम दोनों जैसी नहीं हूं। तभी निखिल कहता है कि तुम भूखकर हो। रिया कहती है हाँ मैं हूं भूखकर, तुम दोनों खाना खाने आओगे कि बस बातें करोगे। तभी शुभम कहता है कि आ रहे हैं बहना, तू टेंशन क्यों लेती है। और निखिल से कहते हैं तू भी चल, खाना खा ले, बात करने से पेट नहीं भरता है। निखिल कहता है हाँ चलते हैं और तीनों चले जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शुभम अपने रूम में जाने के बाद ही तुरंत सो जाता है, पर इधर दोनों को नींद नहीं आता है। दोनों बस एक दूसरे को याद करते हैं। याद करते करते हैं दोनों सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तब दोनों के मुंह से बस एक ही आवाज आता है कि मैंने कल तुमको बहुत मिस किया। तभी दोनों देखते हैं कि दोनों ने यह बात एक साथ बोला था। निखिल अपने मन में ही कहता है हाँ ये बात तो सही है, मिस तो हम दोनों ने किया था एक दूसरे को। ये सोचते हुए वह मुस्कुराने लगता है। CH20 रिया का गुस्सा। निखिल को मुस्कुराता देख रिया निखिल से कहती है कि क्या बात है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। निखिल कहता है अब क्या बताऊं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, बस तुम्हारे बारे में ही मैं सोच रहा हूं। रिया कहती है तो अब सोचना बंद करो, कॉलेज भी जाना है ना दोनों को, और तुम तो कॉलेज में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा भी लिए हो ना। निखिल कहता है हाँ मुझे याद है। फिर निखिल रिया से कहता है कि रिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया कहती हाँ बोलो क्या बात है। निखिल कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, ये बात कॉलेज में किसी को पता ना चले। रिया कहती है क्यों, मैं इतनी बुरी हूँ क्या जो तुम मुझे किसी से मिलवाने में शर्मा आ रहे हो, और वो उदास हो जाती है। निखिल कहता है नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई बातें बनाए इसलिए कह रहा हूँ, बातों को समझो। रिया कहती है ठीक है मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगी, यामिनी और आदर्श के अलावा। अब खुश हो तुम। निखिल करता है तुम्हारे साथ मैं तो हमेशा ही खुश रहूंगा। और दोनों नाश्ता करने चले जाते हैं, अपना अपना नाश्ता फिनिश करने कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में जाने के बाद दोनों आदर्श और यामिनी से मिलते हैं और यामिनी पूछती है और बताओ कैसी रही तुम दोनों की रात। दोनों के मुंह से निकल जाता है बस एक दूसरे को याद करते हुए बीता है, और उन दोनों की इस बात पर आदर्श यामिनी दोनों का मजाक बनाते हुए हंसते लगते हैं। रिया और निखिल आपने इस बात पर शर्मा जाते हैं और सर नीचे कर लेते हैं। दोनों को शर्मा देख यामिनी कहती है अरे बस करो इतना न शर्माओ। तभी आदर्श करता है छोड़ो ये सब, निखिल तू ये बता कि तूने भी सपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। निखिल कहते हैं हाँ मैंने भी किया है, क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या। आदर्श कहता है वह अमीर बच्चे हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स की फीस बढ़ा दी है, और तुझे पता है इस बार स्पोर्ट्स के लीडर वही अमीर बच्चे हैं, और उनके फीस बढ़ा देने के कारण बहुत गरीब बच्चे या जो मिडिल परिवार के बच्चे हैं वह स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बातें जानने के बाद निखिल आदर्श से कहता है कि तो चल हम दोनों मिलकर प्रिंसिपल सर से बात करें और अमीर बच्चों से भी बात करते हैं, और वह दोनों को रिया और यामिनी को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं।
दोनों प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और प्रिंसिपल से बात करते हैं, पर प्रिंसिपल से बात करने का कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए वह दोनों तय करते हैं कि वह उन अमीर बच्चों से बात करेंगे और उन अमीर बच्चों के पास चले जाते हैं बात करने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वह स्पोर्ट्स की फीस कम कर दे। पर अमीर बच्चे जो अपना पुराना बदला लेना चाहते थे और वह अमीर बच्चे स्पोर्ट्स की फीस कम करने के बजाय ये कह देते हैं कि वह स्पोर्ट्स की फीस ना कम करेंगे और न ही गरीब बच्चों को कॉलेज में स्पोर्ट्स खेलने देंगे। निखिल आदर्श दोनों कहते नहीं, तुम सब ऐसा नहीं कर सकते हो। अमीर बच्चे कहते हम ऐसा कर सकते हैं, हम उन गरीब बच्चों को एक ही शर्त पर स्पोर्ट्स में खेलने भी देंगे, यदि वह हमारी गुलामी करें तो। यदि वह नहीं करेंगे तो हम उन्हें कॉलेज में स्पोर्ट्स खेलने नहीं देंगे। और वह अमीर इन दोनों को धक्का देकर वहां से भगा देते हैं और इन दोनों के ऊपर हंसने लगते हैं। आदर्श निखिल दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था और वह दोनों स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पर स्पोर्ट्स की फीस जितनी थी उतना दोनों नहीं दे सकते थे और भी जो गरीब बच्चे थे वह भी इतनी फीस नहीं दे सकते थे, जिसका कारण स्पोर्ट्स बस अमीर बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे और गरीब बच्चे बस देखते रह जाएंगे। जो निखिल और आदर्श दोनों को पसंद नहीं आ रहा था, वह दोनों तय करते हैं कि वह अनशन पर बैठेंगे और अनशन करेंगे पर अपनी बात मनवा कर रहेंगे। अनशन वाली बात को लेकर कुछ गरीब बच्चों से भी बात करते हैं, पर जितने गरीब बच्चे होते हैं वह अनशन पर बैठने के लिए मना कर देते हैं और वही ये बोलते हैं कि इन अमीर बच्चों के खिलाफ कौन बोलने जाएगा। ये बोलकर सब मना कर देते हैं। अंत में जाकर निखिल आदर्श ये तय करते हैं कि अनशन पर बस वही दोनों ही बैठेंगे, पर अनशन तो करेंगे जरूर। शाम को जब वह दोनों रिया और यामिनी से मिलते हैं तो उन दोनों से कहते हैं कि वह दोनों आज शाम से ही अनशन पर बैठने वाले हैं, इसलिए वह दोनों उनके साथ घर नहीं जाएंगे। रिया समझाती है कि ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा, पर दोनों के दोनों रिया की बातें नहीं मानते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। दूसरे दिन आदर्श कुछ कपड़े लाता है जिन कपड़ों पर लिखा होता है कि स्पोर्ट्स की फीस कम करो और गरीबों को उनका हक दो, और वह कपड़े दोनों पहन लेते हैं और पहनकर अनशन पर बैठ जाते हैं। दूसरे दिन और कॉलेज के ग्राउंड में वह दोनों एक छोटी सी झोपड़ी भी बना देते हैं, जिसके कारण उन दोनों को रोज घर ना जाना पड़े और वह दिन रात कॉलेज में रहकर अपना अनशन करते रहे तब तक जब तक कि उनकी मांगे पूरी ना हो। ऐसा करते हैं उनको 10 दिन बीत जाते हैं, पर उनकी बातें कोई नहीं सुनता है। रिया फिर से दोनों के पास आती है और दोनों को समझाती है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं है। पर रिया की बातें दोनों को समझ में नहीं आती है और दोनों के दोनों रिया को मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और हमें अनशन करने दो। रिया वहां से चली जाती है, पर रिया परेशान इस बात से थी कि मौसम खराब था, आंधी पानी तूफान आने वाला था और वह दोनों पागल उसकी बातें समझने को तैयार ही नहीं थे। अंत में हारकर रिया को जाना ही पड़ता है। रिया अपने घर जाती है और अपने रूम में जाकर रात को सो जाती है और रात को वह सपना देखती है कि आधी और पानी में उन दोनों का झोपड़ी टूट गया है और वह दोनों पानी में भीग रहे हैं। पानी में भीगने के कारण निखिल बीमार भी पड़ गया है, जिसके कारण रिया नींद से उठती है और खिड़की से बाहर देखती है तो सच में बारिश आ रहा था और वह अपनी शक्तियों से जब कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचती है तो देखती है सच में उन दोनों की झोपड़ी उस आंधी में टूट गई थी और दोनों पानी में भीग रहे थे, पर वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। रिया उन दोनों के पास जाती है और उन दोनों से कहती है यहाँ से चलने के लिए, पर दोनों जब उसकी बात नहीं मानते हैं तो रिया दोनों पर गुस्सा करते हुए कहती है कि चुपचाप उसके साथ चले, नहीं तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अंत में जाकर उन दोनों को रिया की बात माननी पड़ती है। रिया उन दोनों को अपनी शक्तियों से जल्दी से लेकर अपने घर आ जाती है और दोनों को कपड़े बदलने के लिए कहती है और दोनों का तापमान जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि दोनों को हल्का हल्का फीवर हो गया है, जिसके कारण रिया दोनों पर बहुत ज्यादा चिल्लाती और गुस्सा करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी वैम्पायर लव स्टोरी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।